हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स की सबसे बढ़िया और हाइस्ट जॉनर में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाली सीरीज मनी हाइस्ट को। ये वीडियो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हर वीडियो में मैं 2 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अब मनी हाइस्ट के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहले ही एपिसोड में हम लाल रोशनी के बीच एक कमरे में एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की ही इस सीरीज को नरेट कर रही है। वो खुद का नाम टोक्यो बताती है। दरअसल उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 15 चोरियां की थी। टीवी पर उसकी ही न्यूज आ रही थी क्योंकि इस बार बैंक में चोरी करते समय उसका बॉयफ्रेंड मारा गया और उस गार्ड को टोक्यो ने गोली मार दी, जिससे अब उसके ऊपर चोरी के साथ मर्डर का भी चार्ज लग चुका है। वो तुरंत अपना सामान लेकर उस मोटर होम से निकलती है। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा है। अगर वो पकड़ी गई तो कम से कम 30 साल की सजा तो पक्की ही है। अब वो बाहर आकर पब्लिक फोन से किसी को कॉल करती है, लेकिन उस समय उसकी कोई फोटोज खींच रहा था। असल में टोक्यो ने अपनी मॉम को फोन लगाया था। दरअसल उसका प्लान था कि वो ये सब छोड़कर किसी चाइनीज जहाज पर नौकरी कर लेगी, लेकिन इससे अब वो अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाएगी। अब माँ बेटी को शायद आखिरी बार एक दूसरे से मिलना था, इसीलिए टोक्यो अपनी माँ को घर के पास किसी दुकान के पीछे बुलाती है। लेकिन उसकी माँ के साथ पुलिस की पूरी टीम थी जो उन दोनों की बातें सुन रही थी। लेकिन इस बारे में टोक्यो को कुछ पता नहीं था। अगर वो अपनी माँ से मिलने गई तो पकड़ी जाएगी। लेकिन तभी उसे बचाने उसका गार्डियन एंजल आया। अपनी माँ के पास जाते समय उसे एक आदमी रोकता है। उसे पता था उसने अभी अपनी माँ से फोन पर क्या बातें की। तभी टोक्यो उसके मेन पॉइंट पर गन लगाकर पूछती है वो पुलिस ऑफिसर तो नहीं, लेकिन वो उसे बताता है पुलिस उसकी माँ के घर के बाहर उसे पकड़ने जाल बिछा चुकी है। और उसे यकीन दिलाने वो उसे उसकी माँ के साथ पुलिस ऑफिसर और स्नाइपर्स की फोटो दिखाता है जो उसकी माँ के घर के बाहर तैनात है। दरअसल इस आदमी के पास एक बिजनेस प्रपोजल था। ये प्रपोजल एक अनोखी चोरी का था, जिसके लिए उसे ऐसे लोगों की तलाश है जिनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, और ये चोरी $2400 मिलियन की होगी। अब टोक्यो सोचती है अगर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग ही चुका है तो क्यों ना हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी का लगे, इसीलिए वो मान जाती है। अब हमें उनकी पूरी टीम दिखाई जाती है। वो आदमी उन्हें किसी पुराने घर में लेकर आता है। ऊपर सभी ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट की तरह बैठे थे। वो पहले सभी को वेलकम करता है, फिर सभी से कहता है वो इसी घर में रहेंगे, वो भी पूरे 5 महीनों तक, और इस चोरी के प्लान को अच्छे से स्टडी करेंगे। उनमें से एक आदमी को इससे एतराज था, लेकिन वो कहता है लोग सालों तक पढ़ते हैं सिर्फ एक छोटी सी सैलरी के लिए, तो इतने पैसों के लिए 5 महीने क्या चीज है, क्योंकि इस चोरी के बाद वो कभी काम नहीं करेंगे और ना ही कभी उनके बच्चे काम करेंगे। वो सभी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो चाहता था सब ऐसा ही रहे, इसीलिए कोई भी एक दूसरे के साथ पर्सनल बात नहीं करेगा और ना ही कोई अपना असली नाम बताएगा और ना ही कोई रिलेशनशिप बनाएगा। इसलिए सभी अलग अलग चीजों पर अपना नाम सजेस्ट करते हैं। लेकिन तभी वो आदमी बताता है वो सभी अपने नाम शहरों के नाम पर रख ले, इसीलिए उसने अपना नाम रखा टोक्यो। अब हमें सभी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। टोक्यो के पीछे बैठा था बर्लिन। बर्लिन ने एंटिक्स, डायमंड्स, कार जैसी 27 चोरियां की थी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी उसने पेरिस में 434 डायमंड्स को चुरा कर की थी और उसे भी पुलिस ढूंढ रही है और बर्लिन ही इस चोरी का इंचार्ज है। दूसरा था मॉस्को। मॉस्को पहले खदान में काम करता था, लेकिन बाद में उसने 6 डिजाइनर स्टोर, 3 घड़ियों के शोरूम और एक बैंक के वॉल्ट में चोरी की है और सभी चोरियां सुरंग बनाकर हुई थी। मॉस्को के पीछे डेनवर बैठा था। डेनवर मॉस्को का बेटा है। डेनवर हर किसी से फाइट करता रहता है। उसने कुछ खास चोरियां नहीं की है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उसके पीछे था रियो। रियो फिलहाल टोक्यो का बॉयफ्रेंड है। रियो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो 6 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग कर रहा है। रियो इलेक्ट्रॉनिक और अलार्म का एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी चीजों में वो बच्चों जैसा है क्योंकि वो सभी में सबसे छोटा है। वो फिलहाल सिर्फ 20-21 साल का है। उसके बाद थे 2 बॉडी बिल्डर भाई, हेलसिंकी और ओस्लो। दोनों भाई स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिजिकली काफी ताकतवर है, जिनकी कट काठी देखकर सामने वाला वैसे ही डर जाए। उनके बाद थी फनी मिजाज वाली नायरोबी। नायरोबी 13 साल की उम्र से नकली नोट छापने में एक्सपर्ट है। और सबसे आखिर में है इस चोरी का मास्टरमाइंड, द जीनियस हिमसेल्फ, द प्रोफेसर। प्रोफेसर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 19 साल की उम्र
उम्र के बाद प्रोफेसर ने कभी आईडी बनवाई ही नहीं, दुनिया के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोफेसर आगे बताता है वो लोग पब्लिक का पैसा नहीं चुरा रहे, इसीलिए पब्लिक को ये पता होना चाहिए, तब ही उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पूरा देश मतलब आम लोग उन्हें हीरो मानेंगे। प्रोफेसर उन्हें स्ट्रांगली बोलता है उन्हें किसी भी विक्टिम को जान से नहीं मारना। अगर उन्होंने किसी भी इंसान की जान ली तो उसी वक्त से पब्लिक उन्हें रॉबिन हुड की जगह विलन मानने लगेगी। इसीलिए प्रोफेसर का सबसे बड़ा रूल है नो किलिंग। फिर टोक्यो पूछती है उन्हें चोरी करनी कहाँ है, तब प्रोफेसर उन्हें दिखाता है द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। अगले ही सीन में सभी जंप सूट और मास्क पहने एक वैन में थे। 5 महीने बीत चुके हैं और आज चोरी का दिन है। सभी उस मास्क को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक जगह मॉस्को उतर जाता है। अब कुछ देर बाद वैन एक खंडर में आती है जहां उनके सारे हथियार रखे थे। सभी उन हथियारों के साथ तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ उस मिंट में हम एक मोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आती। अब दूसरी तरफ पूरी टीम किसी ट्रक का वेट कर रही थी। रियो अपनी स्किल से उस एरिया की सारी फोन कॉल्स और वायरलेस नेटवर्क ब्लॉक कर देता है। दरअसल प्रोफेसर को पता था रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के अंदर 3 टन बारूद ले जाने का एक ही रास्ता है, वो ट्रक जो हर फ्राइडे नोट छापने वाले कागज के गट्ठे लेकर मिंट में जाता है, उन्हें भी उसी रास्ते अंदर जाना है। अब उस ट्रक के कुछ दूर जाते ही रोड ब्लॉक था। उनकी गाड़ी और ट्रक रुकते ही वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब सभी को हॉस्टेज बनाने के बाद वो 3 गार्ड्स को अपने ही जैसे कपड़े पहनाकर ट्रक में छुपाते हैं। साथ ही उनके पास एक गैस सिलेंडर भी था। बर्लिन ने एक ऑफिसर के कपड़े पहन लिए थे और बाकी ड्राइवर भी उनके गन पॉइंट पर थे। अब वो लोग वही करेंगे जो उन्हें बर्लिन कहेगा। वही टोक्यो और नायरोबी ने अपना भेष बदल लिया था। बर्लिन उन्हें किसी 17 साल की लड़की पर नजर रखने भेजता है। फिर एक स्कूल बस में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो सबसे अलग और खामोश अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन स्कूल का एक पॉपुलर लड़का उस पर लाइन मार रहा था। वो उसे मैसेज करके उसके पास बैठने के लिए पूछता है। वो लड़की भी उसे पसंद करती है। अब दोनों में पहले कुछ बातें होती है और उसके बाद किस। अब उनकी बस रॉयल मिंट पहुंचती है। वो लोग अपनी स्कूल की ट्रिप पर यहाँ आए हैं। सभी स्टूडेंट बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर से टोक्यो ने उस लड़की पर नजर रखी थी। वो प्रोफेसर को बता देती है वो लड़की बिल्डिंग के अंदर जा चुकी है। प्रोफेसर अपने पूरे सिस्टम के साथ किसी हाइडआउट से इस चोरी को चला रहा है। वो बर्लिन को अपना काम करने कहता है। अब वो लोग ट्रक के साथ मिंट के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। बर्लिन ने कार ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले रखा था, इसीलिए वो वैसा ही करता है जैसा बर्लिन उसे करने बोल रहा था। फिर हम वहाँ उस मिंट के डायरेक्टर आर्थुरो को देखते हैं। यहाँ यूरोस छप रहे थे। वो जाकर मोनिका से मिलता है, लेकिन वो बताती है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये सुनकर आर्थुरो शॉक था। वही बाहर उन्होंने सिक्योरिटी क्लियर कर ली थी। अब वो अंदर जा रहे थे। ट्रक के अंदर से रियो अपना काम कर रहा था, साथ ही बर्लिन को कैमरा से बचने अलर्ट कर रहा था। इस तरफ उन स्टूडेंट्स को पासेस दिए जाते हैं। वही वेयर हाउस में मोनिका आर्थुरो के पास आती है क्योंकि वो उसी से प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन यहाँ पता चलता है आर्थुरो पहले से मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी है। इस तरफ बर्लिन भी उसी तरफ आ रहा था। प्रोफेसर टोक्यो और नायरोबी को रेडी रहने कहता है। रियो ने मिंट का सिस्टम हैक कर लिया था। प्रोफेसर सभी को बताता है अलार्म बंद हो चुके हैं। अब ये सुनते ही दोनों लड़कियां मिंट के अंदर जाने लगती है। वही दूसरी तरफ मोनिका और आर्थुरो की बहस जारी थी क्योंकि उसने कहा था वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गया। इतना ही नहीं, वो मोनिका पर ही शक करता है क्योंकि उसका बाप बनना मुश्किल है क्योंकि उसके दोनों बच्चे भी टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुए हैं। अब वहाँ का स्टाफ उस ट्रक में से उन पेपर्स को निकालना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो और नायरोबी फ्रंट डोर सिक्योरिटी पर थी। मोनिका और आर्थुरो की बहस चल ही रही थी, लेकिन उसी समय रियो गन के साथ बाहर निकलता है और गार्ड्स के कुछ करने से पहले ही बर्लिन, डेनवर और मॉस्को उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो और नायरोबी भी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें भी कब्जे में ले लेती है। बाकी स्टाफ अलार्म बजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे अलार्म जैम हो चुके हैं। अब वो लोग सभी लोगों को एक जगह ला रहे थे। इधर प्रोफेसर भी थोड़ा टेंशन में था। रियो कैमरास को कंट्रोल करने में लगा था। कुछ वर्कर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर्लिन उन्हें पकड़ लेता है। अब तक प्रोफेसर काफी परेशान हो चुका था। अब तक उन्होंने बिल्डिंग के सभी लोगों को हॉल में ला लिया था, लेकिन अभी तक वो लड़की एलिसन पार्कर गायब थी। दरअसल वो उस लड़के के साथ बाथरूम में बिजी थी। अब सब कुछ उनके काबू में था, लेकिन अभी तक वो लड़की उन्हें मिली नहीं थी। टोक्यो उसे ढूंढ रही थी। बाथरूम में वो लड़का उसे शर्ट के बटन खोलकर सेल्फी लेने फोर्स करता है, वो भी उसके ही फोन से, और क्लिक करने से पहले ही उसकी ब्रा खींच लेता है और उसके काफी मना करने के बाद भी उसी के फोन से उसके इंस्टा अकाउंट पर उस फोटो को पोस्ट कर देता है और मजे से हंसने लगता है, लेकिन उनकी आवाज टोक्यो सुन लेती है। फिर दोनों को बाहर लेकर आती है। अब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। टोक्यो सभी की तरह उनकी आंखें भी ढक
देती है। फिर बर्लिन सभी से बात करता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वही डेनवर और रियो सभी से उनके मोबाइल लेते हैं, साथ ही उनके फोन के पासवर्ड भी। आर्तुरो पिन बताने तैयार नहीं होता, इस वजह से डेनवर और उसमें बहस भी होती है। वही बर्लिन को एक अरियाडना नाम की लड़की पसंद आती है और वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ का फोन बजता है। बर्लिन मोनिका को आगे आने बोलता है। दूसरी तरफ मॉस्को एक वॉल्ट का दरवाजा एक कोने से काट रहा था, वहाँ डेनवर भी आता है। फिर मॉस्को सिर्फ 2 स्क्रू ड्राइवर से उस वॉल्ट को खोल लेता है। वॉल्ट के अंदर बहुत सारा कैश था। डेनवर इतने पैसे देखकर बेकाबू होने लगा था, लेकिन मॉस्को उसे झाप देता है क्योंकि डेनवर ने क्राइम के अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया। ये सुनकर डेनवर नाराज हो रहा था। तब मॉस्को उसे समझाता है वो 12 साल जेल में आता जाता इसीलिए रहा क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं है और ना ही डेनवर, और इस काम में किसी और का दिमाग लगा है। इसीलिए उन्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर उनका प्लान काम कर गया और वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हुए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर दोनों मिलकर वो पैसे निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन मोनिका से उस फोन को पिकअप करने कहता है। मोनिका उस फोन को पिकअप करती है और सामने वाले को शक हुए बिना उसे टाल देती है। फिर हेलसिंकी टॉयलेट में से कोई वायर निकालता है। दरअसल ये उनके प्राइवेट टेलीफोन के तार थे, ताकि उनकी प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट बात हो सके, मोबाइल फोन और रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर, ताकि कोई और उनकी बातें ना सुन सके। उन्होंने सभी के फोन नाम और पासवर्ड के साथ एक दीवार पर लगा दिए थे। अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी बाहर किसी को पता नहीं था कि रॉयल मिंट उन लोगों के कब्जे में है। फिर वहाँ रियो आता है। अब कहानी पिछली रात फ्लैशबैक में जाती है। रियो टोक्यो से मिलने उसके कमरे में आया था। दरअसल उसे पता नहीं था कल क्या होगा, इसीलिए वो उसे अपना लॉकेट देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जबकि टोक्यो उससे 12 साल बड़ी है। लेकिन टोक्यो ऐसा नहीं सोचती। उसके हिसाब से ये सिर्फ उसका अट्रैक्शन है। वो कहती है चोरी होने के बाद वो किसी आइलैंड पर जाकर सोचेंगे क्या करना है। ये सुनकर रियो जाने लगता है, लेकिन टोक्यो उसे रोक लेती है और दोनों में यहाँ यामाकाटा होता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। टोक्यो उसे दिखाती है उसने लॉकेट पहन लिया, मतलब वो रियो से शादी करने के लिए मान गई। अब यहाँ दोनों थोड़ा रोमांटिक हो गए थे, लेकिन तभी किसी का फोन बजता है। रियो जाकर उस कॉल को कट करता है। ये एलिसन पार्कर का फोन था। तभी वहाँ डेनवर आकर बताता है उन्होंने तिजोरी खोल ली, और तभी बर्लिन आकर उन्हें प्लान आगे बढ़ाने कहता है। अब प्लान के मुताबिक उन्हें अलार्म एक्टिवेट करना है। बर्लिन सभी को पीछे हटने कहता है। फिर टोक्यो के साथ बाकी लोग नीचे आते हैं और मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं। आर्तुरो देखता है सब जा रहे हैं। उसे लगता है वो लोग पैसे लेकर चले जाएंगे। अब गेट खोले जाते हैं। टोक्यो के साथ रियो, नैरोबी और डेनवर थे। अब गेट खोलने से अलार्म बज जाते हैं। प्रोफेसर पुलिस के वायरलेस चैनल से सुनता है वो लोग 2 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। टोक्यो और बाकी सब भी तैयार थे। आर्तुरो को समझ नहीं आता ये लोग गेट के पास क्यों खड़े हैं। तभी बर्लिन आर्तुरो को देख लेता है और जाकर उसे धमकाता है। अब 30 सेकंड बाकी थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रोफेसर ने उन्हें बताया था ये सब भी उनके प्लान का हिस्सा है। पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए कि उनका असली प्लान क्या है। उन्हें ये एक आम चोरी लगनी चाहिए। वो चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन गेट पर पुलिस आ गई, इसीलिए उन्हें मजबूरन गोली चलानी पड़ी और वापस अंदर जाना पड़ा। पुलिस को यही लगना चाहिए वो फंस चुके हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन पुलिस का सायरन सुनकर टोक्यो से वेट नहीं होता और रियो के मना करने के बाद भी वो समय से पहले बाहर चली जाती है और पुलिस वालों की कार्स रुकने से पहले ही उन पर फायर करने लगती है, जबकि डेनवर और नैरोबी अंदर ही थे। अब जवाब में पुलिस वाले भी फायर करते हैं और एक गोली आकर सीधा रियो के कांधे पर लगती है। अब रियो को गिरा देख टोक्यो पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग करने लगती है। नैरोबी और डेनवर भी बाहर आकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन टोक्यो एक ऑफिसर को शूट कर देती है और दूसरे ऑफिसर पर अंधाधुन फायर किए जा रही थी। तीनों किसी तरह रियो को अंदर लेकर आते हैं, लेकिन रियो बच गया था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। बाहर वो पुलिस ऑफिसर बैकअप मंगवाता है और टोक्यो की जल्दबाजी की वजह से उनका दूसरा कदम प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर मेसअप कर दिया हमेशा की तरह। और आने वाले एपिसोड में भी अपनी जल्दबाजी के चलते टोक्यो ही सबसे ज्यादा मुसीबत खड़े करने वाली है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम ऑफिसर रकेल को अपनी बेटी पौला और अपनी माँ के साथ देखते हैं। रकेल का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन उसकी बेटी इन सब बातों को समझ नहीं सकती। तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आता है। उसे बताया जाता है कुछ चोरों ने रॉयल मिंट में लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। वो बाहर नहीं भाग पाए, उनके 2 ऑफिसर भी जख्मी हो चुके हैं। इसीलिए कमिश्नर आज रकेल की छुट्टी होने के बाद भी उसे चोरों से निगोशिएट करने कहता है। रकेल मान जाती है। वही मिंट के अंदर डेनवर और नैरोबी टोक्यो पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें किसी पर गोली नहीं चलानी थी। वो दोनों भी रियो के लिए बाहर आए थे, लेकिन दोनों ने जमीन पर गोलियां चलाई। तभी वहाँ बर्लिन आता
आता है और रियो से प्रोफेसर से कनेक्शन जोड़ने कहता है। साथ ही सभी से उनके एयरफोन ले लेता है क्योंकि वो सब रेडियो और फोन कनेक्शन कट करने वाले थे। वहाँ से वायर सीधा प्रोफेसर के अड्डे तक जा रहे थे। दूसरी तरफ प्रोफेसर बात करने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ का फोन बजता है। बर्लिन प्रोफेसर को बता देता है टोक्यो ने पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई। उसे पहले से पता है उसका और रियो का अफेयर चल रहा है। इतनी देर में रियो प्रोफेसर के लिए कैमरास भी कनेक्ट कर देता है। उन्होंने वहाँ अपने कैमरास लगाए थे, अब प्रोफेसर उन्हें देख सकता था। प्रोफेसर के पूछने पर टोक्यो झूठ बोलती है, उसका और रियो का कोई अफेयर नहीं है, बल्कि रियो तो उसके लिए बच्चा है। टोक्यो की ये बात रियो को पसंद नहीं आती। मिंड के बाहर रकेल पहुंचती है। उसका दोस्त और कलीग ऑफिसर एंजल उसे हालात की सारी जानकारी देता है। साथ ही बताता है जिन दो ऑफिसर को गोली लगी है उनकी हालत अब ठीक है। उन्होंने वहाँ एक टेंट के अंदर अपना सेटअप लगाया था। वो लोग मिंड के कैमरास को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल जैम है। शायद उन्होंने कैमरास तोड़ दिए। साथ ही उन्होंने फायर ऑप्टिक्स हटा दिए हैं, इसीलिए वो उन्हें हैक नहीं कर सकते। फिर रकेल वहाँ की पूरी टीम को ऑर्डर देती है वो मिंड के बिल्डिंग पर लगे एंटीना से कनेक्ट करके उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और इस एरिया से जाने वाली सभी कॉल्स उन्हें सुनाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ रियो काफी अपसेट था। बर्लिन उसे बताता है उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था। वो यहाँ टोक्यो को कुछ बोल देता है जिससे रियो भड़क जाता है क्योंकि वो टोक्यो को लेकर एकदम सीरियस था, लेकिन बर्लिन उससे मजाक कर रहा था। तब बर्लिन उसे समझाता है शादी और बच्चे के बाद उन लोगों की जिंदगी बदल जाती है, इन शॉर्ट खत्म हो जाती है। साथ ही वो औरतों के लिए भी गलत बात कर रहा था कि औरतों को सिर्फ मर्दों से बच्चे पैदा करने होते हैं, लेकिन रियो को उसकी बात पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद रियो एलिसन पार्कर को कहीं और लेकर जाता है जहां वो आराम कर सके। दूसरी तरफ पुलिस कैंप में उन्होंने एक फोन सेटअप किया था। उसी फोन से वो बिल्डिंग के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस का कर्नल भी आया था जो रकेल को पसंद नहीं आता। लेकिन कर्नल उससे कहता है उनके देश के रॉयल मिंट को कब्जे में लिया गया है, उसे तो यहाँ आना ही था। अब वो लोग मिंट के अंदर कॉल लगाते हैं। सामने बर्लिन बैठा था। रकेल बात करने तैयार थी। बर्लिन एक बटन दबाता है जिससे वो कॉल प्रोफेसर को ट्रांसफर होती है। प्रोफेसर कॉल उठाता है। रकेल उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और प्रोफेसर खुद को इस चोरी का इंचार्ज बताता है, लेकिन वो वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर से बात कर रहा था। सबसे पहले प्रोफेसर उन पुलिस वालों के बारे में पूछता है जिन्हें टोक्यो ने शूट किया था। रकेल बताती है अब वो खतरे से बाहर है। तब टोक्यो थोड़ा रिलैक्स होती है। प्रोफेसर को किसी ऐसे इंसान से बात करनी थी जो जल्दी फैसले ले सके। वो इंसान तो सिर्फ प्रेसिडेंट है, इसीलिए फिलहाल उसे रकेल से बात करनी होगी। फिर प्रोफेसर उससे पूछता है उसने क्या पहना है, जो सुनकर टीम हंस रही थी और पुलिस वाले हैरान थे। लेकिन रकेल उसे बताती है यहाँ देश की लगभग सारी फोर्स और एजेंसीज मौजूद है। तब वो उन्हें खुद को प्रोफेसर बुलाने कहता है और अब उसे सभी से बात करनी थी। सभी ऑफिसर एक एक करके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर रकेल उससे पूछती है आखिर उसे क्या चाहिए। प्रोफेसर उसे बताता है उन्हें ब्राजील तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। वो निकल ही रहे थे लेकिन चूक गए, लेकिन उनके पास हॉस्टेजेस है और बहुत सारे हथियार भी, इसीलिए वो कोई भी चालाकी ना करे। रकेल उसे उनके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए स्कूल के बच्चों को छोड़ने कहती है। तब प्रोफेसर उससे फिर पूछता है उसने क्या पहना है। रकेल उसे अपने ड्रेस के बारे में बताती है और प्रोफेसर उसके प्रपोजल के बारे में बाद में सोचने का बोलकर कॉल कट कर देता है। एंजल को लगता है ये कोई सनकी है जो उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन रकेल कहती है कोई भी सनकी इतना शांत नहीं रह सकता। रकेल ऑर्डर देती है मिंड के अंदर की सभी सप्लाई रोक दी जाए, जैसे खाना, पानी एक्सेट्रा। लेकिन कर्नल को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि सप्लाईज रोकने से वो सरेंडर नहीं करने वाले, बल्कि उसे तो हमला करना है। लेकिन रकेल उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उन लोगों ने कोई आतंक नहीं मचाया। लेकिन यहाँ कर्नल रकेल के डाइवोर्स का जिक्र कर देता है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया है। लेकिन इस बात से रकेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सभी स्टाफ से कहती है ये उसका पर्सनल मामला है जिसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है और उसका केस फिलहाल कोर्ट में है, इसीलिए यहाँ हर कोई जज बनने की कोशिश ना करे। अब तक रात हो चुकी थी और पुलिस के अलावा बाकी फोर्सेस ने भी मिंड को चारों तरफ से घेर लिया था। वही अंदर रियो एलिसन को कपड़े बदलने कहता है और उसके कपड़े बदलते समय पीछे मुड़ जाता है। रियो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सब बता रहे थे वो अपने अपने पैसों से क्या करेंगे, जैसे टोक्यो और रियो को आइलैंड खरीदना था, डेनवर को स्टूडियो खोलना था, नैरोबी को प्लेन खरीदना था। लेकिन प्रोफेसर कहता है वो जो चाहे वो खरीद ले, फिर भी उनके पास बहुत पैसे बच जाएंगे। फिर मॉस्को गाना गाता है और डेनवर अपने बाप के साथ डांस करता है। बैक टू द प्रेजेंट, बर्लिन सभी के आंखों की पट्टी खुलवाता है और वो सभी हॉस्टेजेस को खाना, पानी और स्लीपिंग बैग देने वाले
वाले हैं। लेकिन उससे पहले बर्लिन सभी को कपड़े उतारने कहता है, क्योंकि वो उन्हें उनके ही जैसे कपड़े देने वाले हैं। अब यहाँ आर्थुरो हीरो बनते हुए औरतों, बूढ़ों और बच्चों को छोड़ने कहता है। फिर वहाँ डेनवर आता है और उसे एक गन देता है और आर्थुरो से खुद को शूट करने कहता है, वरना वो उसे शूट कर देगा। अब 10 गिनने तक आर्थुरो गन चला देता है, लेकिन वो नकली गन थी और आर्थुरो की सारी गांधीगिरी भी निकल जाती है, क्योंकि उसे बस अपनी जान की परवाह है। फिर बर्लिन सभी को नकली हथियार देता है, क्योंकि कुछ देर बाद उन्हें हॉस्टेजेस की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सभी को कपड़े बदलने कहता है। दूसरी तरफ रकेल को पता चलता है मिंट के अंदर से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही। वो परेशान होकर बाहर स्मोक ब्रेक के लिए जाती है, लेकिन उसे दिखाई देता है और फोर्सेस आ रही है। रकेल जाकर कर्नल से पूछती है यहाँ इतनी ज्यादा फोर्सेस क्या कर रही है। कर्नल बताता है क्योंकि वो लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की इंचार्ज रकेल है, उसकी परमिशन के बगैर वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन कर्नल के पास ऊपर से ऑर्डर थे। रकेल को समझ नहीं आता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब कर्नल उसे बाहर लाकर बताता है अंदर एक वीआईपी हॉस्टेज भी है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रोफेसर को पहले से पता था वीआईपी कौन है। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की एलिसन पार्कर है। कर्नल रकेल को बताता है एलिसन पार्कर ब्रिटेन के एम्बेसडर की बेटी है। एम्बेसडर इंग्लैंड के क्वीन का खास दोस्त है। अगर उन्होंने सुबह तक एलिसन पार्कर को सही सलामत बाहर नहीं निकाला तो पूरी दुनिया में उनके देश की बदनामी होना तो तय है। उन्हें लग रहा था चोरों को अभी तक एलिसन पार्कर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया एलिसन पार्कर कौन है तो वो लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए उन्हें अंदर जाना ही होगा। लेकिन हमें पता चलता है कर्नल वही कर रहा है जैसा प्रोफेसर ने प्लान किया है। प्रोफेसर को पता था वो सोचेंगे उन्हें एलिसन पार्कर के बारे में कुछ नहीं पता और सुबह होने से पहले वो मिंट के अंदर आने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर यही चाहता है। वही प्रेजेंट में मामला रकेल के हाथ से निकल चुका था। अंदर उन लोगों ने हॉस्टेजेस को अपने ही जैसे कपड़े पहना दिए थे और उन्हें खाना भी दिया था। आर्थुरो मोनिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ नैरोबी आती है। उसे मोनिका के बारे में सब कुछ पहले से पता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे के बाप के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने सभी स्टाफ के बारे में पहले ही पता कर लिया था। वो समझ गई थी आर्थुरो को वो बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे के बारे में बात करते समय नैरोबी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मोनिका ने फैसला किया था वो बच्चे को अबॉर्ट कर देगी। वही प्रोफेसर अपने हाइडआउट में बैठे फोर्स के आने का इंतजार कर रहा था। रकेल आकर देखती है फोर्स अंदर जाने की तैयारी कर रही है। वो 4 ग्रुप बनाकर अलग अलग रास्ते से अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रोफेसर उन्हें आते हुए देख लेता है और तुरंत बर्लिन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को उठाता है और अपने जैसे मास्क पहनाकर उन्हें कहीं और लेकर जाता है। हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है क्योंकि प्रोफेसर ने इस बारे में भी सोच रखा था। वो सभी को बताता है वो लोग 4 रास्तों से अंदर आने की कोशिश करेंगे, मेन एंट्रेंस, लोडिंग जोन, इमरजेंसी एग्जिट और छत से। लेकिन वो लोग सीधा अंदर नहीं आएंगे, वो लोग कैमरास डालकर अंदर के हालात जानने की कोशिश करेंगे और ये सब लोडिंग जोन से होगा। प्रोफेसर अपने हाइडआउट से और रकेल और कर्नल अपने टेंट से ये सब देख रहे थे। अब जैसा प्रोफेसर ने कहा था वो लोग गेट में ड्रिल करना शुरू करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ सभी उनके लिए तैयार थे। अब ड्रिल होने के बाद वो लोग कैमरा अंदर डालने लगते हैं, लेकिन अंदर सभी ने अपना काम शुरू कर दिया था। तभी एंजल उन्हें बताता है अंदर से किसी ने कॉल किया है। ये फोन एलिसन पार्कर का है। दरअसल उसके फोन से एक न्यूज चैनल को कॉल किया गया था। फोन पर एलिसन बता देती है वो मिंट के अंदर किडनैप है और वो यूके के एम्बेसडर की बेटी है। एंजल बताता है ये लाइव न्यूज चल रही है। साथ ही वो बताती है सभी हॉस्टेजेस ने किडनैपर जैसे ही कपड़े और मास्क पहने हैं और उनके पास भी बंदूकें हैं। चोरों और हॉस्टेजेस को पहचानना नामुमकिन है। अगर पुलिस अंदर आई तो ये लोग उन्हें मार देंगे। वही रकेल और कर्नल को पता चलता है अंदर वो लोग मशीन गन लिए उनके स्वागत के लिए पहले से तैयार है। उनके अलावा वहाँ और भी लोग मास्क पहने और बंदूक हाथ में लिए खड़े हैं। अब उन्हें ये पता कैसे चलेगा हॉस्टेजेस कौन है और चोर कौन। वही एलिसन भी उन लोगों को अंदर आने से मना करती है, वो भी लाइव न्यूज पर। अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चैन की सांस लेता है क्योंकि ना ही उसने फोर्स को वापस भेजा था बल्कि पूरी दुनिया को एलिसन पार्कर और उनके कपड़ों के बारे में बताकर उन्हें फिर से अंदर आने से भी रोक लिया था, क्योंकि अब इस बारे में पूरे देश को पता चल चुका है। तो अब ऊपर से भी अंदर जाने का ऑर्डर नहीं आएगा। वही रकेल वहाँ से जाने लगती है। कर्नल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कर्नल की वजह से हुआ था। इन सब का उससे कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए रकेल वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस के अंदर आने का खतरा टल गया था, इसीलिए 15 मिनट बाद ही वो लोग उस काम में लग जाते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे। नैरोबी कुछ लोगों का नाम लेकर उन्हें
आगे बुलाती है और वो सभी को लेकर मशीन के पास आती है। अब यहाँ शुरू होता है उनका असली प्लान। नायरोबी सभी वर्कर्स से मशीन शुरू करने कहती है क्योंकि ये मशीन थी नोट छापने वाली। अब वो लोग 24 घंटे नोट छापेंगे। हर 3 घंटे के अंदर वो मशीन के इंक को चेक करेंगे। अब उनके नोट छपने शुरू होते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। वही दूसरी तरफ रकेल पास के ही एक कैफे में आती है। वो अपनी माँ को वॉइस मेल करती है लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। वो वेटर से चार्जर मांगती है लेकिन उसके पास चार्जर नहीं था। लेकिन उसके बगल में प्रोफेसर बैठा था। प्रोफेसर उसे अपना फोन यूज करने कहता है। रकेल उसका फोन यूज करती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आया तभी मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार मनी हाइस्ट के आगे के एपिसोड के साथ या किसी और मूवी के साथ। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। पीस आउट।